समकालीन हिंदी लेखन में किरण सिंह एक स्थापित और प्रसिद्ध नाम हैं। कविता और कहानी लेखन उनकी प्रमुख विधाएं हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मुझे स्पेस चाहिए। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। इतना सुंदर घर है, घर से ऑफिस भी सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर है। घर में माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। फिर तुम क्यों अलग रहना चाहती हो? क्या परेशानी है यहाँ तुम्हें? परिवार के सभी सदस्य तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मेरे देवर रोहित अपनी पत्नी रश्मि को समझाने के क्रम में लगातार प्रश्न दागे पर दागे जा रहे थे। रश्मि चीखते हुए बोली, मुझे स्पेस चाहिए। यहाँ तुम्हारे परिवार के बीच दम घुटता है मेरा। आखिर अपनी भी तो कुछ लाइफ है, पता नहीं कब समझोगे तुम। सब समझता हूँ मैं, तुम मुझे मेरे परिवार से दूर करना चाहती हो। रोहित ने भी गुस्से में कहा, मैं भी तो अपना परिवार छोड़कर आई हूँ। मैंने तो तुमसे कभी शिकायत नहीं की। इतना ही माँ के पल्लू से बंधकर रहना था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? वैसे मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। सब समझती हूँ मैं। माँ बाप तो एक बहाना है। साफ साफ कहो ना कि तुम अपनी प्यारी भाभी से दूर नहीं रहना चाहते। रश्मि ने भी त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। क्या? रोहित की आवाज़ और भी कर्कश हो गई और उसने अपने नथनों को फुलाते हुए कहा, तुम समझ रही हो कि क्या कह रही हो? मेरी तो छोड़ो, मैं मर्द हूँ, लेकिन एक औरत होकर एक औरत पर कीचड़ उछालते तुम्हें शर्म नहीं आई? घिन आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर और तरस आ रहा है अपनी किस्मत पर कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ हाँ, सच तो कड़वा होता ही है। जितना जहर उगलना है उगलो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहने वाली, समझे? रश्मि पैर पटकती हुई वार्डरोब के पास गई और अपने कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगी। बच्चों जैसी हरकतें मत करो रश्मि। घर इतना स्मूथली चल रहा है, प्लीज़ इसे मत तोड़ो। भाभी 7 साल से इस घर में रह रही हैं, लेकिन उनकी किसी परिवारजन से खिटपिट नहीं हुई। ऐसे में लोग तुम्हें ही दोषी कहेंगे ना, और साथ में मेरी भी बदनामी होगी। तुम्हें तो आए हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, कुछ तो समझो। रोहित अपनी पत्नी को समझाने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन रश्मि तो लग रहा था जैसे प्रण कर चुकी थी कि उसे अलग रहना ही है। रश्मि के तेवर देखकर उसके सास ससुर भी सहम गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो उनके पड़ोस की शर्मा जी की बहू ने मायके जाकर अपने ससुराल वालों पर मुकदमा ठोक दिया है। मुकदमा भी सिर्फ दहेज से संबंधित होता तो भी चलता, उसने तो इतने संस्कारी परिवार पर भी दाग लगा दिया। कौन विश्वास करेगा कि शर्मा जैसा सीधा आदमी ऐसी ओछी और घिनौनी हरकत कर सकता है? छी, ऐसा सोचने में भी शर्म आ रही है। और उसने भरी अदालत में इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके ससुर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे। आजकल औरतें भी उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का इस कदर दुरुपयोग करने लगी हैं कि अब लड़के शादी करने से ही डरने लगे हैं। रोहित ही कहाँ शादी करने के लिए तैयार हो रहे थे। कितने ही रिश्ते आए, सब में कुछ ना कुछ खोट निकाल कर मना कर देते थे। ऐसा भी नहीं था कि उनका शादी करने का मन नहीं था। वो तो बस इसलिए डरते थे कि कहीं शादी के बाद परिवार में कड़वाहट ना बढ़ जाए, क्योंकि अधिकांश परिवारों में देखा जाता है कि पहली बहू आई तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही दूसरी बहू आती है तो देवरानी जिठानी की प्रतिद्वंदिता में पारिवारिक एकता की नींव डगमगाने लगती है। मुझे भी कई नाते रिश्तेदारों से सुनने को मिला था कि अभी तो चल रहा है ना, आने दो देवरानी को, फिर पता चलेगा। कई रिश्तेदार तो मुझसे यहाँ तक कह गए कि देवर की शादी करवा दो, वरना तुम्हारी ही बदनामी होगी कि भाभी ही शादी नहीं करने देती। तब मैं उनकी बातों को हंसी हंसी में टाल देती थी, क्योंकि उतना दूर तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी की सोच इतनी भी ओछी हो सकती है। खैर, एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने रिश्तेदारों का हवाला देते हुए देवर को शादी करने के लिए विवश जरूर कर लिया। तब से पूरे रिश्तेदारों में इस बात की और भी चर्चा होने लगी कि रोहित अपनी भाभी का कहना नहीं टाल सकता है। वैसे बात सही भी थी, क्योंकि मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई थी तब से रोहित ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसलिए हमारे बीच एक खूबसूरत दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। हम जब भी फ्री होते घंटों बातें करते, यहाँ तक कि खाना पीना सब साथ साथ होने लगा। तब मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, इसलिए वे वीकेंड में ही आया करते थे। भाई भाई में इतना अधिक प्रेम और विश्वास था कि मेरे पति रमेश मुझे और माँ पापा जी को कुछ ज़रूरत भर पैसे देकर सारी तनख्वाह भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। वैसे दोनों भाइयों का जॉइंट अकाउंट ही था।
जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं वो भी माँ जी के नाम से पतिदेव ने ही लिया है, जिसका लोन अब तक हम चुका रहे हैं। पतिदेव ने इसलिए भी माँ के नाम से फ्लैट खरीदा ताकि हम एक साथ रहें। वैसे भी मेरे ससुर जी ने टैक्सी चलाकर दोनों बेटों को अपनी औकात से अधिक पढ़ाया और लायक बनाया, इसलिए उनके पास तो कुछ जमा पूंजी बची नहीं थी। इसलिए भी दोनों भाई चाहते हैं कि माता पिता का बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। मेरे सास ससुर के पास पैसा भले ही नहीं था, लेकिन संस्कारों की पूंजी उनके पास इतनी ज़्यादा थी कि हम उनका सम्मान परिवार के सम्राट व साम्राज्ञी की तरह ही करते हैं। सास ससुर दहेज के घोर विरोधी थे, इसलिए सरकारी नौकरी, उसमें भी पदाधिकारी बेटे की शादी में एक पैसा दहेज नहीं लिया था। मेरा भी विवाह बिना दहेज के ही हुआ था। वो अलग बात है कि मेरे माता पिता ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित की प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी लग गई। रोहित अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन आज भी मध्यम वर्गीय परिवारों में सरकारी नौकरी को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए रोहित के ससुराल वालों ने शादी में खर्च करने से पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे, बल्कि वो तो इसलिए रोहित से शादी कर रहे थे कि दहेज नहीं देना पड़ेगा। वैसे हमने रोहित की शादी और भी धूमधाम से की, क्योंकि पति को अपनी माँ के अरमान पूरे करने थे और मुझे अपने देवर के। जब देवरानी घर आई तो मैंने उसे बिल्कुल एक बड़ी बहन की ही तरह स्नेह दिया। 1.25 महीने उसकी मांग बहुराई मैंने ही की और उस समय उसे घर का एक भी काम नहीं करने दिया। मेरी सासू माँ बल्कि कहती थी कि चौथे दिन चूल्हा छुआ देते हैं, तुम अकेली कितने दिन तक काम करती रहोगी। तो मैंने ही कहा था, रहने दीजिए ना माँ, बाद में तो काम करना ही है, अभी जितने दिन आराम कर ले। 1.25 महीने बाद जब मैंने रोहित और रश्मि को हनीमून पैकेज पकड़ाया तो रोहित ने खुशी से मेरा माथा चूम लिया था और बोले थे, यू आर द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। हनीमून से आने के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में आए दिन दोनों के बीच अनबन हो जाया करती थी। मैं देवर को समझा बुझाकर सुलह करा दिया करती थी, लेकिन उस दिन की रश्मि की एक एक बात ने मेरी अंतरात्मा को चीर कर रख दिया। मैंने तब रोहित से हाथ जोड़कर कहा था कि आप अपनी पत्नी की बात मानें। वैसे भी आजकल एकल परिवार का चलन है, ज़्यादा आदर्श स्थापित करने में कहीं स्थिति और बदतर ना हो जाए। रोहित और रश्मि उसी शहर में 4-5 किलोमीटर दूर दूसरे घर में रहने लगे। वे हर वीकेंड पर आते थे। माता पिता का तो दिल बड़ा होता है, वे माफ़ कर देते हैं। भाई भी खून के रिश्ते के आगे कमज़ोर पड़ जाता है और उसका दिल पिघल कर उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन मेरा तो दिल का रिश्ता था ना, अब जब दिल ही टूट गया तो जुड़ेगा कैसे। और जोड़ना चाहूँ भी तो रश्मि की वो बातें मेरे मस्तिष्क पटल पर हथौड़े की तरह आघात करके मुझे जोड़ने से रोक लेती। कई बार अपने दिल को समझाना चाहती, दिल तो बुद्धू होता है, समझ भी लेता है, तो मति उसे मना करती और मैं दिल और दिमाग के जंग में पिस जाती। मैं रोहित और रश्मि से बस औपचारिक तौर पर ही बातें करती। उससे मेरे मन की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। हम रोहित और रश्मि के बिना रहने के आदी हो गए। आदी क्या, बल्कि अब तो उनकी उपस्थिति मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। मैं इस बात को मन में ही दबाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि डर लगता है कि इस घर में मेरी अब तक की बनाई हुई अच्छी छवि धूमिल ना हो जाए। कहीं सास ससुर और पति मुझे ही दोषी न ठहरा दें। अपनी देवरानी के साथ सास ससुर का रवैया देखकर अंदर ही अंदर कोफ तो होती ही है मुझे। सोचती हूँ कि जब बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी वे उसके साथ इतना ही अच्छा व्यवहार करते हैं जितना कि मुझसे, तो अच्छा बने रहने का क्या फ़ायदा। आसान थोड़े ना होता है अच्छा बना रहना, बिल्कुल सूरज की ही तरह जलकर चमकना पड़ता है। कहाँ कोई सूरज के दर्द को महसूस कर पाया है। सभी तो उसकी रोशनी चाहते हैं, उसकी पूजा भी इसीलिए लोग करते हैं ताकि रोशनी मिलती रहे। इसीलिए तो जब रश्मि की माँ बनने की खबर आई तो सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे खुश तो हम भी थे कि रोहित बाप बनने वाले थे, लेकिन जब सासू जी ने कहा कि रश्मि को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और अब वो यहीं रहना चाहती है, तो एक बार मेरे मन में आया कि मैं साफ साफ मना कर दूं। ये क्या कि जब मन हुआ तो अलग हो जाओ और जब मन हुआ तो एक हो जाओ। लेकिन मैंने सासू जी से कुछ भी नहीं कहा। सोचा कि पतिदेव से ही कह दूंगी कि अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब मुझे स्पेस चाहिए। उस रोज़ जब शाम को पति आए तो वो भी कुछ ज़्यादा ही खुश थे। खुशी की बात भी थी, आखिर कुल में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन मैं पति से बात करने के लिए वक्त का इंतज़ार कर रही थी। रात के समय पति ने बेडरूम में आते ही प्रश्न किया, क्या बात है डार्लिंग, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है।
तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपसे बातें करनी है। मैंने बिना कुछ भूमिका बांधे साफ साफ कह दिया। अच्छा तो कहिए जनाब, मैं आपकी सब सुनूंगा आज, पति ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए शरारती अंदाज में कहा। मैंने कहा, ज़्यादा रोमांटिक मत बनिए, आज मुझे आपसे गंभीर बात करनी है। फिर तो कह ही डालिए मन की, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तो सुनिए, अब मैं रोहित और रश्मि के साथ नहीं रह सकती, अब मुझे स्पेस चाहिए। मैंने कहा, आप रश्मि नहीं हो सकती, आप तो नेह लुटाने वाली नेहा हैं, माफ़ कर दीजिए उन्हें। चिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। देखिए ना, कोरोना काल में रोहित की नौकरी भी चली गई है, बेचारे कैसे रहेंगे? पति ने मुझे समझाते हुए कहा। ये तो रश्मि को पहले सोचना चाहिए था ना, आखिर मैं ही क्यों सबके लिए सोचूं? पति ने पास रखे गुलदस्ते में से एक लाल गुलाब के फूल को मेरे जूड़े में लगाते हुए कहा, डार्लिंग, इन गुलाबों को यदि मसल भी दिया जाए तो ये सुगंध फैलाना तो नहीं छोड़ते ना। और देखो इन कांटों की फितरत को कि जिन्हें प्यार से छुओ भी तो वे चुभेंगे ही, इसलिए हम अपना स्वभाव क्यों बदलें? पति की बातें आदर्श भरी उपदेशात्मक तो लगीं, लेकिन मुझे लगने लगा कि यहाँ मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। सभी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए कोल्हू के बैल जैसे दिन भर जोती जाऊँ मैं और रश्मि महारानी बनकर घर में राज करें। धीरे धीरे मैंने अपने मन की व्यथा को मन में ही दबाने का हुनर सीख लिया। जब कभी घबराती तो आंसू मुझे सहारा देते, मेरे चेहरे से हंसी गायब होने लगी और उस जगह को उदासियों ने घेर लिया। मेरी मति रिश्ते के सवालों को सुलझाने में उलझ गई और पगला दिल मति को सुझाव देता है। ये रिश्तों का गणित इतना आसान नहीं है पगली, अब ज़्यादा सोच मत, चुपचाप माफ़ कर दे, वरना तू अपने हर किए धरे पर पानी फेर लेगी। मति दिल को आंख दिखाते हुए कहती है, चुप कर बुद्धू कहीं का, मुझे समझाने चला है। अगर मैं आज चुप रही तो यूं ही सारी ज़िंदगी चुपचाप तेरी तरह ही बुद्धू बनती रहूँगी और परिवार के सभी सदस्य अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। दिल हंसा और बोला, हा हा, फिर तो तेरे मन में जो आए वो कर, मैंने तो बस तुझे मशवरा दिया ताकि बाद में तुझे अपने किए पर पछतावा ना हो। मति थोड़ी देर शांत रहकर सोचती है और फिर दिल से कहती है, तू है भले बेवकूफ़, लेकिन हर समय मुझे मजबूर कर देता है। मैंने जूड़े में से गुलाब के फूल को निकालकर उंगलियों से मसला और फिर अपनी उंगलियों को अपने नाक के पास ले गई। गुलाब के फूलों की सुगंध ने मेरे अंतः में समाकर मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। मेरी मति मेरे दिल से हार गई। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी मुझे स्पेस चाहिए। पारिवारिक समस्या पर आधारित ये कहानी बहुत सुलझी हुई थी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।